अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदे के हवाले से मुतज़ाद बयानात आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इनमें खास तौर पर जौहरी तनसीबात के मुआयने, आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के मुंजमद असासों जैसे बड़े मामलात शामिल हैं। ऐसा लगता है कि ईरान और अमरीका दोनों की जानिब से इस मेमोरेंडम की जो है वो अपनी अपनी तशरीह की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है, जबकि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का भी यह बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इदारे के मुआयनाकार बिलाखिर ईरान की जौहरी अफजूदगी की तनसीबात का मुआयना करेंगे। लेकिन ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुतासर अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह वाज़े किया था कि जो मुख्तलिफ तनसीबात हैं उन एटमी मराकज़ तक IAEA के मुआयनाकारों को रसाई नहीं दी जाएगी। उनका दो टोक अंदाज में यह कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्क की टीम को इन हसास मकामात तक जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक और मामला इसी तरह से आबनाए हुर्मुज़ का है। गुज़िश्ता दिनों मार्को रूबियो ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टॉल या फीस आयद नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी कानून किसी भी मुल्क को इस रास्ते पर टैक्स टॉल या दीगर फीस आयद करने की इजाजत नहीं देते। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और कोई टोल टैक्स नहीं होगा। लेकिन पासदाराना इनकलाब ने यह वाज़े किया था कि ईरान की मंजूरी के बगैर मुकर्रर करदा बहरी रास्ते नाकाबिले कबूल और खतरनाक हैं, जबकि ईरान ने अपने हुर्मुज़ से जहाज़ों को वापस मुड़ने के अहकामात भी दिए हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से 4 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से वापस मुड़ने का कहा गया। अपनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल वाज़े नहीं, लेकिन अमरीका ने ईरानी पासदाराना इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला भी किया है। ईरान और अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और मुमकिना फौजी तसादुम से बचने के लिए बराह रास्त फौजी राब्ता चैनल जो है वो कायम करने पर इतफाक किया है। इस हवाले से अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने बरतानवी न्यूज वेबसाइट को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदाराने इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। इन राब्तों में ईरानी पासदाराने इनकलाब के साथ राब्ते भी शामिल हैं। साथ ही साथ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बाद खलीजी रियासतों को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनमें एतमाद की बहाली, मुआशी हिकमत अमली पर नजरसानी और पेचीदा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल से निमटना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, ताहम अमरीकी सिक्योरिटी जमानतों पर खलीजी रियासतों को कोई एतबार नहीं रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में खलीजी ममालिक को कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि आबनाए हुर्मुज़ तकरीबन 4 माह तक बंद रहने से खित्ते में मुआशी सरगर्मियां मुतासिर, सरमाकारों के एतमाद को धचका लगा। अब साथ ही साथ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो भी मुसलसल बयानात दे रहे हैं। उन्होंने जो है वो भी कहा कि ईरान के मुंजमद असासों को जारी करके उनसे अमरीकी ज़रई इजनास जो है वो खरीदी जाएंगी, जिसमें गंदम, सोयाबीन और मकई शामिल होगी। ईरान के पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के इस बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि अमरीका की वाहिद बरामदात वादा खिलाफी और इश्तियाल अंगेज बयानात हैं। अब ये जो मफाहमती यादाश्त के बाद मामलात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ ये तशरीहात इस मुआहदे की और इन इशूज़ के ऊपर अमरीका और ईरान के दरमियान जो सामने आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए मलिहा लोधी साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की साबिक सीनियर सफारतकार। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो ये जो मुख्तलिफ तशरीहात हम देख रहे हैं और कुछ बड़े इशूज़ के ऊपर, जिस तरह से जौहरी तनसीबात का मामला है, आबनाए हुर्मुज़ का है, मुंजमद असासों का है, इस पर आपको क्या लगता है ये ईरान और अमरीका का मौक़िफ़ एक दूसरे से इस कदर मुतज़ाद क्यों है और ये बयानात क्यों आ रहे हैं? देखिए, किसी हद तक तो ये इनेविटेबल है, बिकॉज काफ़ी जो एस्पेक्ट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वो काफ़ी वेग हैं। लेकिन इस तरह की जब एग्रीमेंट होती है तो कुछ चीज़ें वेग रखना पड़ता है। अगर आप सारा कुछ ही पहले कर दें तो इसका मतलब है कि आपको फिर फर्दर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई वुड से कि ये इसको एक्सपेक्टेड चीज़ है, ये इनेविटेबल है, एक्सपेक्टेड है। मेन चीज़ ये है कि सीज़ फायर जो है वो इन प्लेस है। जो ईरान की कमिटमेंट थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे, वो उन्होंने कर दिया। अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट थी कि वो ब्लॉकेड ख़त्म करेंगे, उन्होंने ख़त्म कर दिया।
फिर ये कि टेक्निकल लेवल टॉक्स हुई हैं और फिर अगले हफ्ते फिर रिज्यूम करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि हमें जरा जी। पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। ठीक है, चैलेंजेस बहुत हैं, ऑब्स्टिकल्स भी बहुत हैं, इम्पेडिमेंट्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इट्स टू बी एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ तो इस तरह की कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आएंगी। दोनों एक दूसरे पे तो दबाव भी तो डालेंगे। और फिर ये कि आपको पता ही है सदर ट्रंप की तो आदत है जी। कि वो ऐसी ऐसी चीजें क्लेम करते हैं जो कि हाँ। सच पे मबनी नहीं होती। तो मैं नहीं समझती कि वी शुड बी टू कंसर्न्ड अबाउट दिस राइट नाउ। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ तो इश्यूज बड़े बुनियादी नोयत के हैं, जिस तरह से जौहरी प्रोग्राम वाला मामला है। अब आईएईए का कहना है कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी यही कहा है कि ईरान जो है वो उसकी इजाज़त जो है वो देगा, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो ऐसा नहीं करने देगा। तो ये इशू आपको लगता है कि ये भी इसी तरह से आगे जाकर जो है वो को वाज़ेह होगा कि इस हवाले से क्या होना है? देखिए, जो सबसे लेटेस्ट खबर है उसमें तो ये है कि जो हेड हैं आईएईए के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने टेक्निकल जो बातचीत है वो शुरू कर चुके हैं वो ईरान के साथ। जाहिर है वो अभी तो ईरान में मौजूद नहीं है, लेकिन ये आईएईए का तो रोल जी। होगा, इसलिए कि आईएईए का रोल होना ठीक। तो वैसे भी ईरान की एनपीटी कमिटमेंट्स का हिस्सा है। और फिर अगर इन न्यूक्लियर टॉक्स में ये तय हो जाता है कि वो जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसको किस तरह से एड्रेस करना है, तो एक जो कॉमन ग्राउंड हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान कि वो ईरान इस न्यूक्लियर मटेरियल को डाउन ब्लेंड करेगा या डाइल्यूट करेगा, और वो भी सुपरविजन ऑफ द आईएईए। सो हाँ, आईएईए का रोल रहेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं समझती हूँ कि यस, हम वी हैव टू टेक देम सीरियसली, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा। बहुत सारी चीजें अभी तय होनी है। राइट। और एक और खबर जो आई वो ये कि सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब अब उनके बराह रास्त राब्ते होंगे। जेडी वैंस ने इस हवाले से जो है वो अपने एक इंटरव्यू में भी बताया। ये कितना सिग्निफिकेंट है ईरान और अमेरिका के दरमियान इस तरह के राब्तों का कायम होना? देखिए, किसी हद तक तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमेशा थे, चाहे पाकिस्तान और कतर जो है वो मीडिएशन तो कर रहे थे दोनों मुल्क, लेकिन स्टीव विटकॉफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनके तो दरमियान ये डायरेक्ट एक लिंक रहा और चलता रहा। लेकिन अब अगर ये वाइस प्रेसिडेंट वैंस कह रहे हैं कि वो पासदारान के साथ कांटेक्ट करेंगे, मेरा ख्याल है दैट इज अप टू द इरानियंस। ये इज नॉट अप टू द अमेरिकन्स टू डिसाइड कि उन्होंने किसके साथ कांटेक्ट करना है। ये तो जो ईरान नेगोशिएटर्स को नॉमिनेट करता है या करेगा, उन्हीं के साथ बातचीत हो सकती है। इस तरह से नहीं वो जो मर्जी उनके मुंह में आए वो कह दें कि जी हम इनके साथ अब करेंगे कांटेक्ट और उनके साथ करेंगे कांटेक्ट। राइट। आप मलिया साहबा, जो आबनाए हुर्मुज़ है उस हवाले से अब कतर और जो दीगर अरब ममालिक हैं वो तो ये कह चुके हैं कि ये पहले जिस स्टेटस पे था उसी पे वापस जाएगा। कोई टॉल वाला रजीम जो है वो नहीं कबूल किया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ इससे जो है वो मुख्तलिफ है, वो चाहते हैं कि वो इसको रेगुलेट करें। तो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आपको जो है वो क्या नज़र आता है? क्या इम्कानात हैं कि यहाँ पर अब कोई एक नया ऑपरेशनल रजीम जो है वो लागू होगा या नाफिज होगा? नहीं, मैं नहीं समझती कि वो उस तरह से ऑपरेट करेगी जो जंग से पहले करती थी। मैं नहीं समझती कि ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। वो दे विल नॉट गिव इट अप, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब किस किस्म की गवर्निंग अरेंजमेंट होती है जो कि ईरान और ओमान मिल के उसकी सुपरविजन करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और क्या वो कबूल होती है अमेरिका के लिए, आई थिंक अगेन ये तो हमें नेगोशिएशंस में पता चलेगा। देखें, ये तवक्को करना कि जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया तो अब सब कुछ तय हो गया, ये तो नहीं हुआ। मोटी मोटी चीजें कही गई हैं। आखिर वो मेमोरेंडम है,
वो कोई ट्रीटी तो नहीं है, ना ही कोई अकॉर्ड है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है बहुत जी सारी चीजें जो है वो फर्दर नेगोशिएशंस और मुज़ाकरात के लिए छोड़ दी गई हैं। राइट। और लास्टली मलिया साहब, जो लेबनान है वहाँ पर इसराइल की कार्रवाइयाँ बदस्तूर जो है वो उसी तरह से जारी नज़र आती हैं। सीज फायर के बावजूद वो विड्रॉ जो है वो उस तरह से करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर आपको क्या लगता है, इसराइल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो अभी भी अचीव करना चाहता है? वो तो बहुत क्लियर है कि क्या अचीव करना चाहते हैं। वो तो खैर देव गॉन डीपर इनटू लेबनान, लेकिन ये भी बात वाज़ेह है कि वो इजराइल जाहिर है इस मेमोरेंडम से, इस एग्रीमेंट से तो नाखुश है। वो उसकी मुखालफत करते हैं जी और उनकी कोशिश यही होगी कि किसी ना किसी तरह से इसको सैबोटाज करें। और एक तरीका तो यही होगा कि लबनान में वो अपना मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री असॉल्ट जो है वो जारी रखें, इसके बावजूद कि वहाँ सीज फायर हो चुका है जो कि 20 जून को हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी करें, जिससे कि हाँ ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है अच्छा पीस प्रोसेस में। ठीक। राइट, बहुत शुक्रिया। मलिया लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहाद में तो शामिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत भी करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे हालिया मामलात हैं जहां पर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी एक झलक तो हालिया बजट सेशन के दौरान देखने में आई। आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर भी दोनों जमातों की एक मुख्तलिफ अप्रोच नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से अपनी काबीना को कंट्रोल करने और आईनी तरमीम से पहले बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि ये वज़रा मदद करने के बजाय वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का यह कहना था कि बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इंतखाबात तक मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन कराची जैसे बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर जो है वो इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि ताज्जुब की बात है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से गुरेजा नून लीग जो है वो कराची के जमहूरी अमल और बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद करती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, उसकी इंतखाबी मुहिम के मौके पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के कई इसी तरह से एक दूसरे के हवाले से बयानात सामने आते रहे। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त जो है वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोनों जमातों के दरमियान इशूज़ क्या हैं, अप्रोच का फ़र्क है, और ख़ास तौर पर ये जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है इस पर दोनों जमातों की अप्रोच क्या है। कमर ज़मान कायरा साहब जो है वो मेरे मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से हम देख रहे हैं एक टेंशन बनी हुई है, इत्तेहादी तो है, बजट इजलास में भी हमें कुछ झलकियां इसकी जो है वो नजर आई। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ये जो सियासी इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून के साथ, इससे खुश है? देखिए, इत्तेहाद खुशी की अलामत होता ही नहीं। खुशी तो अपनी जमात जीते तो होती है और अपनी हुकूमत बने। इत्तेहाद तो मजबूरी होते हैं। ये मुस्लिम लीग की भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। और उसमें इत्तेहादों के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे इख्तलाफात कभी वो सीरियस हो जाते हैं, फिर बैठ के मामलात को हल किया जाता है। अच्छा। कभी जमातों के अंदर किसी एक फर्द ने कोई बात कह दी, दूसरे ने उसको उठा लिया। कभी किसी दूसरी तरफ से कोई बात होगी, हमारी जमात ने उसको उठा लिया। तो ये तलखी तो चलती रहती है। कोई डिसिप्लिन फोर्स तो नहीं होती है सियासी जमातें, लेकिन हम प्रिंसिपल्स के ऊपर इख्तलाफ भी करते हैं, फिर आपस में बैठते भी हैं, मामला हल भी करते हैं। सो ये नाराजगी वाली कैफियत नहीं है। इत्तेहाद इसी तरह चलते हैं। अच्छा, लेकिन कायरा साहब, जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो अप्रोच है उसमें बड़ा ऐसा लगता है कि एक वाज़ेह फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से इस मसले को अप्रोच करती है और जिस तरह से नून लीग इस मामले को जो है वो देख रही है। क्या वाकई एक दूसरे से मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, और अगर ऐसा है तो वो आपके ख्याल में क्यों है? इसमें दूसरी राय नहीं है जी। मुस्लिम लीग मुल्क के निजाम के लिए अपना एक मंशूर रखती है, पीपल्स पार्टी अपना एक मंशूर रखती है। कुछ चीजों पे हम मुत्तफिक हैं, बहुत सारी चीजों पे हमारा इख्तलाफ है। और फिर जब कभी उस ऐसा मसला आता है तो मिडिल वे तलाश की जाती है।
अभी भी पीपल्स पार्टी डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन डायलॉग जो है वो बिल्कुल मुजर्रद डायलॉग नहीं, बल्कि कमेटी के लोगों से चेयरमैन ने जब बात की है, मेरी जमात के लोगों ने जब बात की है, हमने हमेशा उन्हें कहा है कि अनकंडीशनली आप वापस जाएं, इस हड़ताल को खत्म करें, जो लोग मतलूब हैं उनको वो अपने आप को सरेंडर करें और ये बैठ के मामला हल करना चाहिए। हमने जब डायलॉग हो रहा था रहमान साहब, उस डायलॉग में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हम 2 लोग थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे और मैं था। हमने मुस्लिम लीग से आगे बढ़ के, पीछे रह के नहीं, आगे बढ़ के, उस वक्त भी जब वहां पे हमारी हुकूमत नहीं थी, बल्कि उस वक्त दूसरी हुकूमत थी, और अब जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई, दोनों डायलॉग्स के अंदर हमने बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी पार्टी के मुफाद को, ये जो कहा जाता है पीपल्स पार्टी ये चाहती है, फलां चाहती है, इसको एक तरफ रखते हुए हमने भरपूर तरीके से हुकूमती मौक़िफ़ को उनके सामने प्रेजेंट किया, उसको डिफेंड किया, उनको राजी करने की कोशिश की। बल्कि मैं वहां पे इस हद तक गया, उनको तरले करते हुए उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, उनको सारे सर्कमस्टांसेस समझाए, दफे नुकसान समझाए, वो एक लंबी बहस है। तो मैंने उन्हें अल्टीमेटली कहा, जेंटलमैन आई बेग यू, प्लीज मामले को समझो, ये मामला बहुत हसास है, नुकसान भी होगा, हमारा काज का नुकसान होगा, कश्मीर काज का नुकसान होगा, इसलिए मेहरबानी करें। हम उनके सारे मुतालबे मान चुके, एक ये सीटों वाला मुतालबा था, इसको, इस सीटों वाले मुतालबे को हमने कोशिश करनी थी, उसके लिए हमने गुजारिश की थी कि हमें मौका दीजिए, हम इसका भी कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो इस बात पर राजी ना हुए। ठीक है, लेकिन कारी साहब, जिस तरह से बाज PMLN के वज़रा ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद कश्मीर के इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है, अब आप पार्लिमानी बोर्ड का भी हिस्सा हैं, तो वाकई पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहती है? पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही थी कि बैठ के मुशावरत करके इंतखाबात की डेट दी जाए। हालात ऐसे नहीं हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमसे मुशावरत किए बगैर, जिस तरह मेरी जमात का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, अब अगर इन हालात में बड़ी मुश्किल से हमने स्क्वीज इन किया है ना जो शेड्यूल है, और इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन को अनलिमिटेड डिले करना नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें जी वो आइन ऐसा तकाजा करता है, मुस्लिम लीग का ये जी आइन ये कहता है, तो आइन तो मेरे अजीज ये भी तकाजा करता है कि सदर का इलेक्शन सीट खाली हो जाने के बाद फौरी तौर पे खास टाइम में करा देना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान साहब फौत हुए, सुल्तान महमूद, और उनके बाद वो ओहदा खाली हो गया। इस वक्त वहां पे कायम मकाम सदर हैं, और कायम मकाम सदर जो है उसको आपने 4 महीने 6 महीने चला लिया है। ये तो तकाजा है आइन का कि आप इलेक्शन कराए, नहीं कराए गए तो वहां क्यों नहीं कराए, उस वक्त क्यों नहीं याद आया। और आज वो बेचारे सदर साहब जो हैं, चौधरी लतीफ अकबर साहब, जो एक्टिंग सदर हैं, उनको वहां के एक रिटर्निंग अफसर ने एक नया काम शुरू कर दिया है। आज ही उनके साथ ज्यादती शुरू हो गई है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए कि जी वो सदर हैं और सदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब जहालत की इस इंतहा का क्या किया जाए कि अगर जज बैठ के इतनी बड़ी जहालत की बात करे कि जो कायम मकाम सदर है ऑफिशिएटिंग, आप उसे कहें कि जी आप सदर है, आप नॉमिनेशन जमा नहीं करा सकते, और ऑफिशिएटिंग सदर और सदर में कोई फर्क नहीं है। ये भी एक अजीब मखमसा है। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हुए इस पे फिर बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये थी और है कि इलेक्शन वहां पे फेयर हो, फ्री हो, और लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिस जमात को वहां अक्सरियत मिले बिल्कुल मैनेज ना किया जाए, कोई चीज उसमें मुदाखलत ना की जाए, और जिसको भी लोग मैंडेट देते हैं उसकी हुकूमत बनने दी जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर जो है वो बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई हैं, जब ये दोबारा मामला ठीक होंगे तो एक एक पाई अवाम को वापस करेंगे।
अब आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं वो ईरान अमेरिका जंग के बाद जो पहले वाली सतह थी उस पर वापस आ चुकी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया की बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन जंग से पहले वाली सतह पर जो है वो कीमतें फिर भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने तेल की इन कम होती कीमतों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी पर पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज ने अब यह इल्जाम आयद किया है कि ओगरा ने आलमी प्रीमियम और प्लेट्स के औसत नरखों का गलत हिसाब किताब लगाया। ऑयल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स की जानिब से शेयर किए गए जो है वो हिसाब किताब के मुताबिक ओगरा ने कीमतों के हालिया 15 रोजा जायजे के दौरान जो प्रीमियम के असल अखराजात हैं और लागू होने वाले प्लेट्स के औसत नरखों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ तेल की कीमतों में जो कमी है इसके असरात दुनिया भर में अब दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बावजूद इसका फायदा अवाम को जो है वो ना पहुंचाने पर नोटिस दिया और तेल कंपनियों और पंप मालिकान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुल्क की बड़ी तेल कंपनियों पर पेट्रोल की कीमतों में गैर जरूरी इजाफा बरकरार रखने का इल्जाम आयद करते हुए अपने महकमा इंसाफ को फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर का यह कहना है कि सस्ते दामों खाम तेल लेने वाली ऑयल कंपनियां पेट्रोल की कीमतें उसी तनासब से कम नहीं कर रही। अब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर क्या हो रहा है और ये कितनी कम हो सकती हैं, इस वक्त जो है वो ऑयल कंपनीज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। इरशाद अंसारी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, बिजनेस को जो है वो कवर करते हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरशाद अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त है। इरशाद अंसारी साहब, ये तेल कंपनियां जो है वो उनको एतराज़ है कीमतों में कमी के ऊपर, ये क्यों एतराज़ कर रही हैं? अगर तेल की कीमत में जो है वो मजीद कमी की जाती है उस हिसाब से कमी की जाती है जिस हिसाब से ये कीमतें जंग से पहले थी। रहमान भाई शुक्रिया। इसमें एतराज़ की बात जो है ना मेन वो तो यही है कि देखें जब भी आम आवाम को फ़ायदा पहुंचने की बात आती है ना तो उसमें अशराफिया को जो है वो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, फिर वो नैरेटिव बिल्ड करती है और वही पुराना जो वतीरा है वही शोर मचाया जाता है कि जी हम मर गए, दिवालिया हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पहले ही पाकिस्तान में नहीं आ रही, वो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लें कि वो शुरू हो जाती है। और इस वक्त भी यही हो रहा है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही थी इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त 15 दिन की बजाय और एक हफ्ते का जब फार्मूला तय किया गया उस वक्त तो कोई शोर नहीं मचाया गया। और अब जब के पेट्रोल नीचे आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो जंग से पहले की सिचुएशन थी उससे भी नीचे आ गया है और गालबन कोई $70 पर बैरल पे आ चुका है। तो अब चूँकि पेट्रोल पहले भी गवर्नमेंट ने सस्ता किया और अभी भी गवर्नमेंट सस्ता करना चाह रही है, तो अब उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है ओगरा के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, ओगरा पे ब्लेम किया जा रहा है कि इन्होंने जो हिसाब किया है वो ठीक नहीं किया है, कैलकुलेशन ठीक नहीं की, और उसमें जो ग्लोबल प्रीमियम होता है और जो मतलब प्राइस एवरेज प्राइस निकालने के लिए उसमें जो वेटेज दी जाती है प्लेट्स और इनकी जो टर्म्स हैं उनको उस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया। उसकी वजह से जो पिछली मरतबा जो आवाम को जो रिलीफ दिया गया है वो ज़्यादा दिया गया है, वो उनका इतना रिलीफ बनता नहीं था। अच्छा। और उससे जो है वो कोई उनका जो कहना है पेट्रोलियम कंपनीज का वो कह रहे हैं कि 40 से 45 रुपए कमी बनती थी लेकिन गवर्नमेंट ने ज़्यादा दे दिया तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है। और आप अभी भी जो है वो फार्मूले को रिवाइज़ करें और जो है वो अगर आप उसी तरीके से पास ऑन करेंगे पब्लिक को तो इससे कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली है और इसी के लिए जो है वो अली परवेज़ मलिक ने भी बयान दिया था, जो उसके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, कि उन्होंने भी कहा था कि हम शफाफ तरीके से जो है वो इसकी डिटर्मिनेशन किया करेंगे, फार्मूले को रिवाइज़ किया करेंगे। और हमारा एतराज़ यही है, आपको याद होगा पहले भी हम बार बार इस पर बातचीत करते रहे और ये पॉइंट उठाते रहे कि भाई गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ अनाउंस करती है कम से कम अपनी पॉलिसियों की तो लाज रखे ना, कि जब आवाम पे बोझ पड़ रहा होता है और आप ये कहते हैं कि आवाम कुर्बानी दे, आवाम जो है जब से पाकिस्तान बना है तो कुर्बानियाँ ही देती चली आ रही है। तो ये बजट में भी आपने अशराफिया को नवाजा है, वो तो एक अलग से कहानी है, अगर वो खोलेंगे तो। और फिर जो पिछली मरतबा पेट्रोलियम की कीमतें कम की हैं
उसमें भी आपने अशराफिया को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया है। जो HOBC है आप उसमें देखें ना, आपने पेट्रोलियम लेवी कितनी कम की है। और फिर जो जहाज़ों में जो तेल यूज़ होता है उसके लिए आपने कितना रिलीफ दिया है। ये कोई रेडी वाला या आम आदमी तो नहीं ना ये चीज़ें यूज़ करता। तो यही कुछ आपने बजट में भी किया है। राइट, लेकिन इरशाद अंसारी साहब, अब ये जो ऑयल कंपनियां कह रही हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, हुकूमत अभी तक इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया अभी तक? देखिए, पिछली मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर डट गए थे। मैं आपको बताऊं, पिछली मरतबा बहुत दबाव था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ना सिर्फ इनकी रिक्वेस्ट को, इनकी ब्लैकमेलिंग को, इनके जो प्रेशर था उसको ना डिफ्यूज़ किया, बल्कि उन्होंने जो समर या जो बेनिफिट बनता था वो पास ऑन किया। उस वक्त भी बात ये हो रही थी कि आप 25 से 30 रुपए का पास ऑन करते, लेकिन नहीं किया। लेकिन इस मरतबा मेरी जो इतलात है ना वो ये है कि इस मरतबा शायद गवर्नमेंट जो है यो इनके प्रेशर में आ जाएगी। और मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम से और वगैरह हुकाम से मैंने कोशिश की थी कि उनसे इनपुट लूँ, और ताकि मैं लेटेस्ट कोई बातचीत आपके नाज़रीन के सामने रख सकूँ। तो वो ये है कि तवक्को ये वो उनका ये कहना है कि 2 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये शायद डीजल अगर करना पड़ा तो ये सस्ता करेंगे, अदरवाइज शायद उसको मेंटेन करेंगे। अगरचे ये कमी ज़्यादा बनती है अगर इंटरनेशनल मार्केट को लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मशरक़ वस्ता से की जंग से पहले की सिचुएशन थी, जो प्राइस उस वक्त थी इंटरनेशनल मार्केट में, उससे भी आलमोस्ट नीचे आ चुकी है। सिर्फ कल प्राइस कुछ बढ़ी थी, लेकिन वो अगर उसका इम्पैक्ट आना भी है वो तो फिर अगले उसमें आएगा, क्योंकि जो आपके जहाज़ आएंगे कार्गोस वो उस पर लागू होगा। तो लेकिन जो अभी तक का जो इम्पैक्ट था वो तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा था प्राइसेस में कमी के हवाले से। लेकिन जो लेटेस्ट इतलात हैं वो ये है कि शायद हुकूमत जो है वो इस मरतबा ऑयल कंपनीज के प्रेशर में आ जाएगी और या मेंटेन रखेगी, और अगर पास ऑन करना पड़ा तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2 से 3 रुपए के करीब पेट्रोल कर देंगे और 5 से 6 रुपए जो है वो डीजल कर देंगे। और अगर कुछ ज़्यादा कोई ऐसा हुआ तो इसमें कोई थोड़ा बहुत और कोई ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि शायद इस मसला वो मेंटेन ना कर दें। लेकिन ये अवाम के साथ। लेकिन इरशाद भाई, जो प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि हम अवाम की एक एक पाई जो है वो वापस लौटाएंगे। अभी आपने भी जिस तरह से बताया कि जो तेल की कीमतें हैं वो तो अब जंग से पहले जो कीमतें थी उस सतह पर आ चुकी हैं या उससे भी नीचे जा चुकी हैं। तो समझना मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो डिफरेंस है या ये जो करंट प्राइस है, ये किस तरह से हमारी जो भी मौजूदा प्राइस है उसके अंदर किस तरह से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? अगर प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना इस पे मिनोअन अमल कर लें तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट लोगों ने पहले भी एतमाद किया है, जब भी कुर्बानी मांगी है। देखें, ये आपकी एक तारीख गवाह है। कोई एक इवेंट ऐसा बता दें कि आपने लोगों से कुर्बानी मांगी है और लोगों ने कुर्बानी नहीं दी। मसला वहीं पे पैदा होता है कि मिसट्रस्ट वहीं पे पैदा होता है कि जब आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम पाई वापस करेंगे तो ये वक्त है पाई वापस करें। तो मेरे हिसाब से अगर ये तो मिनिमम भी करें ना तो 10 से 15 रुपए, और बल्कि इतलात तो ये है कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल जो है वो कम हो सकता है, और इसी तरह डीजल भी कोई 35 से 40 रुपए के करीब जो है वो मजीद सस्ता हो सकता है। और जो माहिरीन थे और जो इसी तरह पेट्रोलियम डिवीज़न के जो एनालिस्ट थे उनका ये कहना था कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं ये वापस 260-65 की जो कीमत थी, जो मशरक़ वस्ता की जंग से पहले की सिचुएशन के वक्त कीमतें थी, कि उसके करीब या इवन दैट उससे भी नीचे आ सकती हैं। इनके 250-250 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलें, आप यकदम नहीं कर सकते। अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं, आपने PDL भी कलेक्ट करनी है, आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है और IMF के टारगेट भी मीट करने हैं, बेंचमार्क उनके आपने रखे हुए हैं, तो ठीक है। आपकी अगर कुछ मजबूरियां भी हैं तो आप विन विन सिचुएशन में रहे ना, कि आप इतना तो करें ना कि कम से कम कि लोगों को ये नज़र आए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से जो है वो कीमतें नीचे आई हैं, और कम से कम थोड़ा सा तो रैशनल नजर आए ना कि लोगों में फहम है। बिल्कुल सही। इतना नहीं है कि आप उनको कहें कि जी ये प्राइसेस जो है वो हम मेंटेन कर रहे हैं चूंकि इसका इम्पैक्ट नहीं आया, और लोग ये मान लें। नैरेटिव बात वो करें कि जो लोगों को हजम हो जाए, उनका स्टॉमिक जो है उसको एब्जॉर्ब कर जाए।
ऐसी बात करेंगे कि जिसको कि वो मानने को तैयार ना हो, जो मंतक के खिलाफ हो, तो उससे गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है वो खराब होता है। फिर गवर्नमेंट जब सही बात भी करती है तो लोग उस पर आमीन नहीं कहते, उसको मानते नहीं हैं। तो अभी अगर आप कहते हैं कि ठीक है हमारी मजबूरियां हैं और हम जो है वो पूरा पास ऑन नहीं कर सकते, मैं ये समझता हूं कि मेंटेन करने के बजाय गवर्नमेंट को कम से कम 10 से 12 रुपए 15 रुपए पर लीटर तक कमी तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप 25 रुपए पेट्रोल नहीं सस्ता कर सकते और 40 रुपए लीटर जो है वो डीजल सस्ता नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। जहां तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आप ऑडिट करवा लेना, आप उनका FBR से चट्टा कट्टा निकलवा लेना। FBR का जो उन्होंने टैक्स ही होल्ड किया हुआ, विदहोल्ड किया हुआ, जो विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर वो होल्ड करती हैं, वो अगर टाइमली देते रहे ना तो ये भी बड़ा होता है। वो कितना पैसा उसको यूटिलाइज करके कितने समय के बाद वापस करते हैं, उससे कितना कमाते हैं, ये एक अलग कहानी है। देखिए हर साइड पे आप सिर्फ लेने की पोजीशन में ना रहें कि आप सिर्फ देते रहें, लेते रहें और लेते रहें, और देने की पोजीशन में ना आए। आप आम आवाम का भी ख्याल करें। ये वही आवाम है जिसने महंगाई से तंग आके खुदकुशियां की हैं, अपने बच्चों को जो है वो मारा है, अपने प्यारों को मारा है। एक अपना रहमान साहब, एक मैं कोरिलेटेड कर दूं इसमें, ये गवर्नमेंट की अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उसके साथ मैं आपको कोरिलेट करता हूं कि गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की अभी जो रिपोर्ट आई है ना, जो हाउस होल्ड उन्होंने सर्वे करवाया है, इंटीग्रेटेड सर्वे, उसकी रिपोर्ट में ये आया है कि पिछले 6 साल में, यानी कि 2018-19 से लेकर 2024-25 के दरमियान लोगों की जो इनकम है ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। यानी कि 41,545 रुपए पर मंथ से बढ़कर कोई 82,500 के करीब हो गई है। यानी कि ऑलमोस्ट डबल बनती है, 97% इजाफा होता है। लेकिन उसी रिपोर्ट में, उसी में आगे जाके फिगर वो खुद बताते हैं कि लेकिन लोग जो हैं वो पहले से ज्यादा गरीब हो गए हैं। यानी कि 2018-19 में जितने वो गरीब थे उससे नीचे आ गए हैं। उसमें ज्यादा जो गरीब हुए हैं वो शहरी इलाकों के लोग ज्यादा हुए हैं, वो 19% जो है वो ज्यादा नीचे आ गए हैं, और यही लोग जो है वो 7% नीचे आ गए। उसकी फिर वजह भी उसी में बताते हैं। उसकी मेन वजह यही एनर्जी कॉस्ट है, मेन वजह उसकी यही महंगाई है। उसमें ये बताया गया है कि 37% आपकी इनकम का जो है वो अशिया खौरनोश जो ग़िज़ाई अखराजात हैं उसकी नजर हो जाता है। बाकी जो है वो यूटिलिटी बिल्स की नजर हो जाता है। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स में जो आता है वो आपकी बिजली आती है, आपका गैस आता है और आपकी पेट्रोल आता है, यही चीजें आते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, वो बच्चों के दूध से लेकर आपकी गंदम, आटा, चीनी, हर चीज महंगी हो जाती है। डॉलर की आपको अलग से मार पड़ती है, डॉलर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपने हर सब चीजों पर जिस चीज का डॉलर के साथ लिंक नहीं भी बनता, आपने उस चीज को भी डॉलर के साथ लिंक करके उसको भी महंगा कर दिया है। फिर आपकी गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं। पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल नीचे आया, किसी ने उतनी नीचे कम नहीं की। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने 20% किराए बढ़ाए थे तो आपका एक वो कहते हैं रैशनल बनता था, जस्टिफाई बनता था कि आप उसको 20% नीचे करें। आप 5% किराए, 10% किराए कम करते हैं। ये गवर्नमेंट के गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट साथ साथ करे तो लोगों को भी रिलीफ मिल सकता है और अपने भी आसानी में आ सकती है। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। अरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़लों ने सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। वेनेजुएला के शुमाली हिस्से में सिर्फ 39 सेकंड के वक्फे से 2 ताकतवर ज़लज़ले आए जिनकी शिद्दत 7.2 और 7.5 रिकॉर्ड की गई थी। चंद लम्हों में ज़मीन इस शिद्दत से लर्जी के बुलंदोबाला इमारतें जो थीं वो मलबे का ढेर बन गई, वहाँ सड़कें फट गईं, अस्पतालों में जख्मियों का हजूम लग गया। लाखों अफराद खौफ और बेयकीनी की कैद में खुले आसमान तले वहाँ पर रातें गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक 2 इतने ताकतवर ज़लज़लों का चंद सेकंड के फर्क से आना यह इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। यही वजह है कि बहुत सी इमारतें पहले झटके के बाद कमज़ोर हुई और दूसरे झटके में गिर गईं। ये वेनेजुएला में गुज़िश्ता 1 सदी से ज़ायद अरसे के दौरान आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में शुमार किया जा रहा है। पूरा मुल्क एक हंगामी सूरत हाल से दो चार है। इब्तदाई जो इतलात हैं अभी तक इस ज़लज़ले के हवाले से वो ये है कि 250 के करीब अफराद हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। लेकिन हर ज़लज़ले के बाद जिस तरह से होता है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग अभी भी लापता हैं। ये इम्कान ये है, ख़दशा ये है कि ये लोग
मलबे तले ही दबे हुए हैं। ज़िलज़िले के बाद हंगामी इमदादी काम जो है वो वहाँ जारी हैं और रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें करें, जबकि दर्जनों जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। दारुल हुकूमत समेत मुतअद्दिद इलाके हैं जो इन ज़िलज़िलों से वहाँ पर मुतासिर हुए हैं। हुकाम की जानिब से जो मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी तो नाफिज की गई है, रहायशी इमारतें, सरकारी दफातर, अस्पताल, होटल, पुल, शाहराहें और मवासलाती निज़ाम लेकिन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कई अस्पतालों को खाली कराना पड़ा। शहरियों को गैर महफूज इमारतों से दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। हुकूमती अहदेदार के मुताबिक वेनेजुएला के मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट को ज़िलज़िले के बाद जो नुकसान हुआ उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। ज़िलज़िले के फौरन बाद जो है वो आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता था कि मुसाफिर और जो है वो वहाँ पर खौफ के आलम में एयरपोर्ट की राहदारियों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि ज़िलज़िलों के झटकों के दौरान छतों से जो है वो गर्दो गुबार के बड़े बादल जो है वो नीचे गिरते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे थे। अब ये जो ज़िलज़िले थे ये ऐसे वक्त में भी आए जब वहाँ पर वेनेजुएला में कौमी तातील मनाई जा रही थी और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में मौजूद थे, जिससे जो है वो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो जानी नुकसान है वो भी तवक्कुआत से ज़्यादा हो सकता है। आलमी बरादरी ने भी इस आने पर फौरी रद्दअमल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस और दीगर कई ममालिक हैं जिन्होंने इमदादी टीमें भी रवाना की हैं, तिबी सामान और इंसानी इमदाद जो है वो भी वहाँ भिजवाई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो है वो मदद की जा रही है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने यह खबरदार किया है कि मुकम्मल तबाही का जो अंदाज़ा है उसके लगने के बाद ही हलाकतों की तादाद का पता चल सकता है, जो कि खदशा ये है कि वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। वेनेजुएला का ये जो सानहा है ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि एक बड़ा इंसानी बहरान भी बन सकता है। पहले ही जो मुल्क था वो मुआशी और सियासी मुश्किलात का जो है वो शिकार था और इतने वसी पैमाने पर अब तबाही से निमटना जो है वो वहाँ पर यकीनी तौर पर एक चैलेंज होगा और मुकम्मल जो बहाली होगी उसमें महीनों तो क्या अंदाज़ा ये है कि बरस भी जो है वो उसके अंदर जो है वो लग सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को जो है वो दीजिए अल्लाह ने के बाद।